अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाउ हम यही टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की है? हमने कहा कि जो भी एंजाइम है, देखो मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, बात समझ में आएगी। क्या बोला हमने? हमने बोला कि एंजाइम सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट अगर बनना है तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये कभी भी क्या होता है? नापायदार होता है, कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेगा, ये तब्दील होगा। ठीक है। फिर हमने कहा कि उस वक्त जबकि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त ये होता है कि सबस्ट्रेट एक नई सूरत में मौजूद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज। क्या कहते हैं उस स्टेज को? ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज मतलब जब उसके अंदर क्या आने वाली है? तब्दीली। अब उसके आगे हम क्या कर रहे हैं कि इस जगह पे क्या होता है, यहां पर कुछ बंधन बनेंगे, यानी कुछ बॉन्ड बनेंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? सबस्ट्रेट की तब्दीली किसमें हो जाएगी? प्रोडक्ट में। फिर हमने कहा कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान क्या होगा? सबस्ट्रेट काफी सूरतें इख्तियार करेंगे, बहुत सारे उसमें क्या होंगे? चेंज होंगे। और ट्रांजिशन स्टेज को छोड़कर सारी की सारी क्या होगी? गैर यकीनी स्टेज है। फिर हमने कहा कि कौन सी साख कितनी यकीनी होगी, इसका दारो मदार एक जर्रे की किस पर मौजूद है? तवानाई। यानी वहां पर मौजूद जो काम हो रहा है उसके लिए कितनी तवानाई लग रही है, उसकी बात हो रही है। अब अगर उसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर मैंने पहले ग्राफ को समझाने की कोशिश किया, और मेरा इरादा यह था कि आगे फिर मैं पैराग्राफ समझाऊं। तब मैं पहले पैराग्राफ आपको समझाता हूँ, फिर डायग्राम पे हम वापस जाते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो वाय खत है उस पर पोटेंशियल कुव्वत है। पोटेंशियल कुव्वत का मतलब क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ एनर्जी को उन्होंने क्या बोला है? ओवर। उसकी मिकदार की नुमाइंदगी करता है, यानी ये जो एक्सिस है ये कौन सा है? वाई। और एक्स खत, यानी ये वाला जो खत है ये कौन सा है? एक्स। ये एक्स है और ये वाई है। तो ये क्या करता है? साख्ती तब्दीली के मदारिज की नुमाइंदगी करता है। या हम बोलेंगे कि ये किसकी नुमाइंदगी कर रहा है? ट्रांजिशन स्टेज की। यानी हम यहाँ सिंपल ये बोल रहे हैं कि आपके पास कौन है? आपके पास है सबस्ट्रेट, फिर इस सबस्ट्रेट से आपको क्या मिलने वाला है? प्रोडक्ट। अब इस दौरान में क्या हो रहा है? इस दौरान में यहाँ पर कौन है? एंजाइम। तो अब इस रिएक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट है प्लस कौन है? एंजाइम है। सबसे पहले क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एंजाइम प्लस क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। तो ये वाली जो स्टेज है, इस स्टेज की यहां पर बात हो रही है। तो हम क्या करें कि हमारे मुशाहिदे में दो बातें आएगी। क्या? कि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के दरमियान तवानाई की जो सतह है उसमें क्या है? इख्तिलाफ है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इनके दरमियान में जो तवानाई है उसमें क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? इख्तिलाफ है। यहां पर अगर आप तवानाई का डिफरेंस अगर देखेंगे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है। नाउ अब एक चीज, अगर प्रोडक्ट की सतह सबस्ट्रेट के मुकाबले में अगर कम है तो अमल एक्सोथर्मिक होगा, और महासिल प्रोडक्ट बनाने के लिए बाहरी तवानाई यानी उसको गर्म करने की जरूरत नहीं होती। यानी क्या बात हो रही है कि यहां पर अगर प्रोडक्ट की सतह सबस्ट्रेट के मुकाबले में कम है, यानी प्रोडक्ट कम है सबस्ट्रेट ज्यादा है, तो सबस्ट्रेट किस में तब्दील होने वाला है? प्रोडक्ट में। तो अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपको क्या लगेगी? एनर्जी। सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के लिए क्या लगेगी? एनर्जी। उस वक्त इस रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहा जाता है इसको? एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर, बाहर निकलना। तो उस वक्त एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है। अब यहां पर वो कह रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? बाहरी तवानाई होगी, गर्म करना उसकी तरह से होती जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर अमल चाहे एक्सोथर्मिक हो या फौरी तौर पर वो इंडोथर्मिक हो जाए, या तवानाई चाहता है, यानी उसको क्या लगेगी? तवानाई। उस वक्त क्या होगा? सबस्ट्रेट को बहुत ज्यादा तवानाई की सतह से क्या करना होगा? गुजरना होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। कि हम ये कह रहे हैं कि यहां पर क्या है? तवानाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। कब जरूरत है? जब सबस्ट्रेट को किसमें तब्दील करना है? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट का जो नंबर है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? प्रोडक्ट के। यानी सीधा सीधा हम ये कह रहे हैं कि एक चीज है आटा, वो किसमें तब्दील होने वाला है? रोटी। तो सबस्ट्रेट को आपको रोटी में तब्दील करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। तो आपको एनर्जी वहां मिलेगी या लगेगी? लगेगी।
बात समझ में आ रही है? तो अब बात समझ में आई, तो उस एंजाइम को काम करने के लिए एनर्जी लगने वाली है, तो वो एंजाइम क्या करेगा, उस एंजाइम के पास उस काम को करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर हम इस ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इस ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करना है, लेकिन यहां पर एंजाइम मौजूद नहीं है। उस वक्त क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस वक्त क्या होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अगर एंजाइम आ जाता है तो उस वक्त इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए उस वक्त क्या लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, इसका मतलब टाइम भी कम लगेगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आम तौर पे उसका अगर ब्रेक डाउन करना है बगैर एंजाइम के मौजूदगी में तो 100 मॉलिक्यूल 1 घंटे में तब्दील हो रहे हैं, जबकि उसी 1 घंटे में 100 लाख 1 सेकेंड में क्या हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, 100 लाख 1 सेकंड में। बात समझ में आ रही है? तो खुद ब खुद यहां पर क्या फर्क आ गया, एंजाइम के मौजूदगी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम है और रिएक्शन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, तो कम वक्त में काम ज्यादा। बात समझ में आया? तो इसको यहां पर कहा जाता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट और उस ट्रांजिशन स्टेज की जो औसत तवानाई है, उस औसत तवानाई के फर्क को क्या कहा जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एरिया है किसका, सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेज है कि थोड़ी देर के लिए अगर आप इस ग्राफ को इस तरह से समझो कि यहां पर है सबस्ट्रेट, ठीक है, अब इस सबस्ट्रेट का क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेज आने वाली है जिसको हम क्या करें, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बोल रहे हैं हम उसको, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और यहां पर जो एंजाइम है वो एंजाइम यहां पर मौजूद नहीं है। दूसरी स्टेज यहां पर क्या हो गया, यहां पर यह है कि यहां भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, लेकिन यहां पर कौन मौजूद है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के केस में एंजाइम यहां पर क्या है, मौजूद है। अब इन दोनों ग्राफ को एक दूसरे के साथ जोड़ दो तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि जब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट करना है बगैर एंजाइम के, उस वक्त इस सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम को तब्दीली कराने के लिए बहुत ज्यादा क्या लग रही है, एनर्जी, बहुत ज्यादा उसको क्या लगेगा, टाइम। उस वक्त फिर आपको क्या देखने को मिलेंगे, ट्रांजिशन स्टेज, और उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो ये इन सबस्ट्रेट एंजाइम, फिर आपके पास कौन सी आ रही है, ट्रांजिशन स्टेज, फिर क्या बनेगा, एंजाइम और प्रोडक्ट। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्टिवेशन। अगर एंजाइम मौजूद है तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्या लगने वाली है, कम। अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एंजाइम के अंदर इतना फास्ट काम क्यों होता है। जैसा आपके पास साइकिल है और आपके पास बाइक है, तो आप बोल रहे हैं कि मैं जो साइकिल से यहां से निकल रहा हूं जालना जाने के लिए तो मेरे को लग रहा है 1.5 घंटा, लेकिन अगर मैं बाइक पे जा रहा हूं तो मेरे को लग रहा है 1 घंटा, क्योंकि मेरी स्पीड जो बाइक की है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब मेरे को एक्टिव होने के लिए, उस काम को अंजाम देने के लिए एनर्जी कम लग रही है, बहुत कम एनर्जी, बहुत कम वक्त में मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत फास्ट जा रहा हूँ। साइकिल चलाने के लिए थकावट भी होगा, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी और काम भी बहुत स्लो होगा। इस तरह से सुफियान बहुत लेट पहुंचेगा, समझा? हाँ, समझाने के लिए ना मौलाना, यार तुम भी इमरान के साथ रह रहे क्या ना। ठीक है, यहाँ पर किसी को कोई डाउट है, फातिमा, सना, अक्सा, बात समझ में आई? हाँ हाँ, मतलब हम यहाँ पर है ना उसको कंसिडर कर रहे हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर हम उसको बोल रहे हैं कि एंजाइम नहीं है, ठीक है, यहाँ एंजाइम नहीं है, मतलब उस रिएक्शन को एक्टिव होने के लिए क्या लग रही है। यानी हम सिंपल यहाँ बोलेंगे कि ये कौन सा लेवल है, ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के बीच में जो स्टेज आएगी वो, ठीक है, सही बात है। एंजाइम नहीं है तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? क्या इमरानिया, तेरी असर मेरे को भी पड़ रही है। किससे
हाँ, अरे मेरे भाई क्या हर जगह के डायग्राम जहाँ पे भी लिखना। हाँ, वहाँ एंजाइम है नहीं, वहाँ सारे हार्मोन है भाई। वहाँ LH, FSH वो हार्मोन है, उनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हाँ ना, वो एक्टिव रहते एनर्जी कम लगेगी, एंजाइम रहेगा तो एनर्जी कम लगेगी, एंजाइम नहीं रहेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। समझा? ठीक। नाउ सबस्ट्रेट और जो प्रोडक्ट है उसके दरमियान जो तवानाई है उसके फर्क को क्या कहा जाता है? एनर्जी बैरियर। क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी बैरियर। याद रहेगा। खामरा इसी एनर्जी बैरियर को क्या करता है? कम करता है। यानी ये जो डिफरेंस है इनके बीच का एनर्जी बैरियर का, इस एनर्जी बैरियर को क्या करता है? कम करता है। क्या मतलब है इसको? अगर आपको बोला जाए कि दो दोस्त है, उन दो दोस्त के बीच में झगड़ा है, तो आप क्या कर रहे थे? सुलह। तो आप क्या कर रहे हैं? उनके झगड़े की वजह से उनके बीच में जो फासला आया था उसको क्या कर रहे हैं? कम। अब कंसीडर करो, एक है सबस्ट्रेट, एक है प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट को किसमें तब्दील होना है? प्रोडक्ट। अब अगर एनर्जी ज्यादा रहेगी मतलब बैरियर ज्यादा है, फासला उनके बीच में ज्यादा है, यानी उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए आपके पास वक्त ज्यादा लग रहा है, एनर्जी ज्यादा लग रही है। तो आप ये बोल रहे हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी रुकावट है, और वो बड़ी रुकावट क्या है? ज्यादा एनर्जी की डिमांड। इसलिए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील। तो वो एनर्जी का जो बैरियर है उसको कम कौन करेगा आगे? एंजाइम। यानी कौन करेगा? खामरा। खामरा क्या करेगा? सबस्ट्रेट को फटक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उनकी जो एनर्जी की ज्यादा डिमांड थी उसको क्या कर देगा? कम। मतलब वो जो रिएक्शन है उसको क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में यहां पर लाइन टू लाइन वर्ड्स को याद रखना है। खालिद मियां, तुम ऐसा बैठे हुए टेबल पे, मेरे को लग रहा पढ़ने का इरादा नहीं तुम्हारा। नोटबुक कहाँ है? कहाँ है सब? जब नहीं लिखेंगे तो कैसा बैठेगा? है ना? ये पॉलिटिकल लेक्चर है कि अपना कोई जो सुनते रहेंगे और भूल जाएंगे? ठीक ना। अब उसके बाद कर रहे हैं हम खामरे की फितरत। किसकी बात कर रहे हैं हम? खामरे की फितरत। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो खामरे की अमल की फितरत, इस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। खामरे की अमल की फितरत यानी नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम काम कैसा करता है। ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसकी फितरत क्या है ना? कुछ लोग होते हैं सुस्त काहिल, कुछ होते हैं एक्टिव, मतलब तंदुरुस्त नहीं रहे दीवाने, शागो शौबन, और फास्ट काम करने वाले, मतलब जिनको हम बोलते हैं डायनामिक पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं? डायनामिक, मतलब किसी भी काम को बहुत जल्दी में करने वाले, फास्ट करने वाले। ठीक है, इसीलिए उमर रजी अल्लाह तआला ने कोड़ा लेके खड़े रहते थे गले में खुले, सीधा बैठा ना इमरान, ऐसा ऐसा वो बोलते थे। अगर कोई है ना ना हर एक खामरे में क्या होता है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जुड़ने की क्या होती है? एक मखसूस जगह होती है। क्या होती है इमरान? आओ भाई, उसका नाम क्या है वो बोल। हर खामरे के पास सबस्ट्रेट की जुड़ने की खास जगह होती है, उसका नाम क्या है? क्या रहती है? एक्टिव साइट। क्या रहती है उसकी? इमरान बेटे मार खाता। हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, इस एंजाइम के पास क्या होगी? इस एंजाइम के पास स्पेसिफिक साइट होगी, बस यहीं पर आके कौन जुड़ेगा? यहां आके कौन जुड़ेगा? सबस्ट्रेट। तो ये जो साइट है जहां पर कौन आके जुड़ता है? सबस्ट्रेट, उसको आप क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्या कहते हैं उसको? एक्टिव साइट। तो यहाँ पर यही बात चढ़ी है कि जितने भी खामरे हैं, और खामरे में क्या होता है? सबस्ट्रेट के जुड़ने की क्या होती है? मखसूस जगह। उस मखसूस जगह को हम क्या कहते हैं?
ठीक है, तो जहां पर क्या होता है, जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ता है और जब सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो क्या बना देगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, बराबर ना। अब उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जो है ये थोड़ी देर ही मौजूद होता है, यानी कौन सा वर्ड पढ़े हमने इससे पहले, नापायदार, रिवर्सिबल, याद आ रहा है। और जल्द ही ये कॉम्प्लेक्स, यानी ये कॉम्प्लेक्स आगे चल के किसमें तब्दील हो जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट, जो मैंने आपको पहले बताया ये रिएक्शन एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट। फिर ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को किसमें तब्दील कर देगा, प्रोडक्ट, और बाद में वो एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। ईट उठाया, ईट उठा के रखा, जब ईट उठाया तो ईट और मजदूर कॉम्प्लेक्स, बाद में ईट रख दिया तो ईट और मजदूर कॉम्प्लेक्स, बस फर्क क्या है, एक जगह से लिया दूसरी जगह रखा। समझ में आ रहा है। मीन्स एंजाइम का काम क्या है, किसी भी चीज को तब्दील करना, ठीक। नाउ रद्द अमल को, इस रद्द अमल को जल्दी इख्तिताम पर पहुंचाने के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना क्या होता है, बहुत जरूरी है, जो हमने पहले बात की। नाउ अब ये जो है अमल, यानी जो काम है, जो क्या है, एक्शन है खामिरे का, उसके अमल अंगेजी यानी कैटालिसिस दौर को यूं बयान कर सकते हैं। कैसे बयान कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात कि सबसे पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पर जाके क्या होगा, इमरान जुड़ जाएगा, है ना। पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इमरान, किताब खोलना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। लेक्चर में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा इमरान, हम लेक्चर में आए हुए तो इस बात का एहसास होना कि हम लेक्चर में, हम ग्राउंड में वो टिकिए की दुकान पे या वो क्या नाम है कबाब की दुकान पे या वो चाय की दुकान पे नहीं, हम कहाँ हैं, क्लास में। तो फोकस कहाँ रहेगा, बोर्ड पे, है ना। अब वो कहाँ जुड़ेंगे तुम आके, बोर्ड पे। तो बोर्ड तुम्हारे वास्ते क्या हो गया, एक्टिव साइट, और तुम उसके लिए क्या हो गए, सबस्ट्रेट। तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले जो एंजाइम है उसके ऊपर आपके कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट अगर कहाँ जुड़ेगा, एक्टिव साइट। फिर क्या होगा, सबस्ट्रेट के जुड़ जाने से क्या बनेगा, एंजाइम की जो साख्त है उसमें क्या होगी, काफी सारी क्या होगी, तब्दीलियां आएगी, यानी ट्रांजिशन स्टेजेस तैयार हो गए। फिर जिससे क्या होगा, जिससे कि सबस्ट्रेट और क्या हो जाएगा, मजबूती से जुड़ा रहेगा। सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड होगा, तो मैंने इससे पहले बोला ना, बलून गोल है, तो एंजाइम धीरे 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 उसको अपने मतलब बलून पर हावी होने के लिए वो अपने अंदर क्या करेगा, चेंजेस लाएगा, ठीक है। फिर अब एंजाइम की सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के कीमियाई बंधनों को तोड़ देती है। अब क्या हो जाएगी, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट है यानी जो एक्टिव साइट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे तोड़ना शुरू होगी और एक नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी वो सबस्ट्रेट किसमें तब्दील हो गया, प्रोडक्ट, इसमें तब्दील हो गया, प्रोडक्ट। नाउ एंजाइम अब प्रोडक्ट को छोड़ देता है, फिर एंजाइम क्या करेगा, प्रोडक्ट को छोड़ देगा, और अब यही एंजाइम किसी और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, जुड़ सकता है, और यूं ये दौर क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। नाउ इस रिएक्शन में आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या जिसको हमने समझना चाहिए, थोड़ा गौर से देखो जरा इसको। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड अगर आप देखेंगे ना तो ये इस तरह से जा रहा है। ये कौन सी वाली रिएक्शन बताता है, रिवर्सिबल। क्या बता रहा है, रिवर्सिबल। वाइस वर्सा, कि एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में छूट भी सकता है। यानी ये है कि जब तक एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर देता, एंजाइम जब तक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर देता, मतलब अप टू दी ट्रांजिशन स्टेज, जब तक ट्रांजिशन स्टेज चल रही है तब तक दोबारा सबस्ट्रेट एंजाइम से अलग होगा, यानी सबस्ट्रेट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही सबस्ट्रेट में तब्दीली आ गई, अब उसके बाद प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट वापस से नहीं बन सकता। मतलब वो जो रिएक्शन है वो सिर्फ क्या होते जाएंगी, आगे बढ़ते जाएंगी। अगर कल का आपको याद होगा तो हमने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, अगर एक बार ऐड कर दिया तो फिर वो ऐड ही करता जाएगा, रिवर्स आने का चांस नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब एक बार बन गया और उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट बन गया तो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएंगी, वो रिवर्स। लेकिन अगर ट्रांजिशन स्टेज है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोबारा क्या हो सकता है? रिलीज हो सकता है, दोबारा एंजाइम अलग होके सबस्ट्रेट दे सकता है। लेकिन एक मर्तबा अगर प्रोडक्ट बन गया तो फिर कभी भी दोबारा सबस्ट्रेट नहीं बनेगा, रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में क्या होगी? बढ़ते चले जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जब तक ट्रांजिशन स्टेज है तब तक रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। जैसी ट्रांजिशन से आगे बढ़ेगा तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल, पायदार। अब उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, अब कल हम ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको पढ़ेंगे और इंशाल्लाह कल हमारा ये टॉपिक अगर खत्म हो जाता है तो हम नया सबक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक, चलिए। ना दोबारा लिंक आपने ज्वाइन करना है, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूं। साजिदा, सिर्फ एक जगह पे कौन सी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल। कब तक? जब तक कौन सा स्टेज है? ट्रांजिशन स्टेज, जिसको हम क्या करें? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल अक्सर एकेडमी पर। नाउ हमारी जो गुफ्तगू चल रही है वो गुफ्तगू एंजाइम के एक्टिविटी पे चल रही है। तो कल हमने बात की थी कि जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्या करता है? उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? हमने कहा कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर उसके बाद वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो स्टेज है उसको हम बोले ट्रांजिशन स्टेज। और वो ट्रांजिशन स्टेज से क्या होगा? फिर वो तब्दील होगा, प्रोडक्ट बनाएगा और फिर एंजाइम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम ये बात करने वाले हैं कि जो भी एंजाइम होता है उस एंजाइम के जो एक्टिविटी है, उस एंजाइम का जो काम है, उसके ऊपर ऐसे कौन से फैक्टर है जो असरअंदाज होते हैं, कौन से जूज है जो असरअंदाज होते हैं। असरअंदाज होने का मतलब क्या है? हाँ, उसके ऊपर असर करना। असर करने से क्या होता? असरात हो जाते। असरात पागल चाले करते लोग, देखिए। तो वैसे असरात की बात हो रही है के नुकसान, मतलब एंजाइम काम कर रहा था अच्छे से, अब उसके ऊपर असर हो गया जिन का या प्रेत का, तो वो खूब काम कर रहा, नहीं तो काम ही नहीं कर रहा है ना। असरात सुने ना, असरात। हाँ, तो ये उसी तरह का आइडिया है। बस यहाँ पर जिन, भूत, प्रेत और क्या बोलते हैं वो जो भी है वो सबको हटा दो, वहां पर बात चलेंगी। यहाँ जो जीन है और यहाँ जो प्रेत है वो एक जीन है हरारत और दूसरा जीन कौन है? पीएच। याद रहेगा, एक जीन कौन है? हरारत और दूसरा जीन कौन है? पीएच। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो एंजाइम है उस एंजाइम का हरारत की वजह से और एंजाइम का पीएच की वजह से एक्टिविटी में क्या तब्दीली आती है। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं खामरे के अमल पर असर करने वाले जुज। पीपीटी दिखाई दे रही? क्लियर? अक्सा, फातिमा, तुम लोगों को दिखाई दे रही है? ठीक। अस्का, सना, साजिदा, सफिया, ठीक। ना हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि जो एंजाइम है और जो खामरे हैं उसके काम पर ऐसे हालात से असर पड़ता है। अब कैसे हालात से असर पड़ता है? जिनसे एक प्रोटीन के तीसरे दर्जे की जो साख्त है, तीसरे दर्जे की साख्त मतलब टर्शियरी, कौन सा स्ट्रक्चर? टर्शियरी जो स्ट्रक्चर है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? बिगड़ जाता है, यानी वो जो एंजाइम है उसका जो शेप है वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो उसको कहा जाता है असर होना। यानी एंजाइम जो है या जो खामेरा है उस खामरे की जो तीसरी शक्ल है या जो कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी। जो टर्शियरी उसके क्या है? साख्त है। अगर वो खराब हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एंजाइम के ऊपर असर होना। ठीक है।
नाउ अब इनमें से कुछ फैक्टर या कुछ जूस है, कौन कौन है? एक जूस है जिसकी वजह से इसकी जो टर्शियरी साख्त है वो खराब हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी। तो एक जो है वो क्या है? हरारत। एक रीजन कौन है? हरारत। यानी कौन है? टेम्परेचर। कौन है? टेम्परेचर। दूसरा कौन है? दूसरा है पीएच। दूसरा कौन है? पीएच। इसी तरह से तीसरा जो है वो कौन है? वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की मिकदार। सबस्ट्रेट की मिकदार का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट है उसकी मिकदार। तो तीन चीजें ऐसी है जो किसी भी खामरे की जो टर्शियरी साख्त है उसको क्या कर देती है? खराब कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। उनमें कौन कौन है? पहला है हरारत जिसको हम बोले टेम्परेचर, दूसरा है पीएच और तीसरा कौन है? सबस्ट्रेट की साख्त, सॉरी सबस्ट्रेट की मिकदार। ठीक है। तो ये जो तब्दीली है या फिर इसमें कुछ मखसूस कीमियाई अशिया है जो एंजाइम के साथ क्या होता है? जुड़ जाना होता है, जो कि एंजाइम को क्या करते हैं? काम को बाकायदा बनाते हैं। अगर वो तब्दील हो जाए तो एंजाइम क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, या हम कहेंगे कि एंजाइम के अंदर क्या आ जाएगी? बेकायदगी। क्या आ जाएगी? और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कि एंजाइम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा? समझ गया? डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा? अपन बोलते हैं ना डोंट डिस्टर्ब मी, मैं पढ़ रहा हूं मेरे को पढ़ाई में डिस्टर्ब है ना, तो वैसे ही है। समझ में आ रहा है? एंजाइम यानी एंजाइम काम कर रहा है तो आपने इसको क्या कर दिए? डिस्टर्ब। कोई उंगली चुबा रहा है, कोई पेन चुबा रहा है, कोई आवाज दे रहा है ना, ऐसा होता है ना अपनी क्लास में डिस्टर्ब कर दे। तो वैसा एंजाइम खामोशी से काम कर रहा है। क्या काम कर रहा? सबस्ट्रेट को किसमें तब्दील कर रहा है? प्रोडक्ट में। तो अब कोई आगे एंजाइम को टप्पू मार रहा है, कोई आ रहा है एंजाइम को कुछ बोल रहा है, तो वैसा उसको क्या करेंगे? असर करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो उसको डिस्टर्ब करने का मतलब किसको डिस्टर्ब करना है? टर्शियरी साख्त। बात समझ में आई? नाउ अब यहां पर दो बातें कर रहे हैं हम, दो चीजें हैं जो इसकी वजह से। तो पहला है हरारत और दूसरा कौन है? पीएच। नाउ अगर हम एंजाइम को हरारत और पीएच के बहुत ही छोटे दायरे में काम कर दें, एंजाइम जो भी होते हैं वो एंजाइम का जो पीएच है और जो टेम्परेचर है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्या होता है? महदूद होता है। उसका एक स्पेसिफिक दायरा रहेगा, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है और इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए? 30 सेल्सियस। अब अगर 30 डिग्री से 30 हो गया या 37 से 40 या 45 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये एंजाइम काम नहीं करता। उसको हमेशा कितना चाहिए? इसको बोला जाता है एक दायरे तक, या उसको हम क्या बोलेंगे? महदूद। यानी टेम्परेचर में अगर कोई भी तब्दीली हुई तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। समझ में आया? सुफियान को अगर कोई भी काम करना है तो सुफियान को क्या चाहिए? हर दिन उसके अब्बा ने एक चॉकलेट देना। अगर उसको एक चॉकलेट नहीं दिए तो सुफियान काम करना बंद कर देगा। 2 दिए तो भी बंद कर देगा। उन्होंने नहीं, अब्बा एक ही चुना। समझ में आया? ऐसा मामला ना। हर एक एंजाइम सबसे ऊंचे दर्जे की कारकर्दगी एक खास हरारत या पीएच पर करता है, जिसे ऑप्टिमम पीएच या क्या कहा जाता है? ऑप्टिमम हरारत कहते हैं। यानी कोई भी एंजाइम हो, कोई भी एंजाइम हो, उस एंजाइम को अपने काम करने के लिए क्या चाहिए? पीएच और क्या चाहिए? टेम्परेचर। और जिस पीएच और टेम्परेचर पे वो अपना पूरा काम अच्छे से करेगा वो उसके लिए क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्टिमम। क्या रहेगा वो उसका? ऑप्टिमम। यानी तयशुदा, रेस्ट्रिक्टेड, महदूद। जैसे हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री। हमेशा हमारा जिस्म का टेम्परेचर कितना रहेगा? 37। उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा हो गया तो बुखार, कम हो गया तो हम बोलते हैं कि यार इसको क्या हो गया? सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, तबीयत और क्या हो गई? खराब। तो हमेशा क्या होना चाहिए? 37। तो हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है सुफियान?
37 डिग्री से। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, उस ही पीएच पे, उस ही टेम्परेचर पे वो अपना क्या करेगा, काम अंजाम देगा। अगर उससे ज्यादा हो गया, उससे कम हो गया, तो वो कोई काम अंजाम, ठीक है। नाउ एंजाइम का अमल, एंजाइम का अमल ऑप्टिमम वैल्यू से ऊपर और ऑप्टिमम वैल्यू से नीचे दोनों सूरतों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑप्टिमम पे ज्यादा भी हो गया तो काम नहीं होगा, ऑप्टिमम से कम भी हो गया तो काम, कम हरारत पर एंजाइम महफूज रहता है लेकिन काम नहीं करता। यानी आप बोल रहे हैं कि आपने किसी चीज को डाल के रेफ्रिजरेटर में रखा है, फ्रिज में रखा है, तो फ्रिज में आप जब रखते हैं किसी भी चीज को तो वो सिर्फ महफूज रहती है लेकिन वो कोई काम, है ना। तो वैसे ही एंजाइम है, एंजाइम को अगर आपने फ्रिज में ले जाके रख दिए, फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, इसको काम करने के लिए कितना चाहिए, 37 डिग्री, लेकिन आपने ले जाके उसको 4 डिग्री पे रख दिए। अब वो 4 डिग्री पर महफूज तो रहेगा बट अपना कोई काम, जबकि ज्यादा हरारत पर खामरा क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसको बोला जाता है डीनेचर। क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, या आप कहेंगे कि वो टूट फूट जाता है, क्योंकि हरारत से प्रोटीन की जो साख्त होती है वो क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। यानी अगर एंजाइम को अगर आप लो टेम्परेचर पे रखेंगे, कम हरारत पे रखेंगे तो वो महफूज रहेगा लेकिन काम, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर पे रखेंगे तो वो टूट जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, डीनेचर हो जाएगा। याद रहेगा। अब इसको, ये दोनों बातों को इस ग्राफ के जरिए समझो। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिविटी यानी एंजाइम का काम। अब यहां पर आपने जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बनाए। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां टेम्परेचर लिखे 37 डिग्री और यहां पर आपने लिखे 1 डिग्री से स्टार्ट करें आपने, और यहां पर आप बोल रहे हैं कि ये हो गया 50 डिग्री। तो अब 1 डिग्री सेल्सियस में भी एंजाइम काम नहीं करेगा, 2, 10, 12, 20, 50, 30 अप टू 35 यहां तक एंजाइम ने कोई काम, लेकिन जैसे 37 आएगा तो एंजाइम क्या करेगा, एकदम से काम करना शुरू करेगा। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो एंजाइम की एक्टिविटी धीरे 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 जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ा बढ़ते चलेगी, लेकिन जैसे 37 पे पहुंचे तो उसकी क्या हो गई, एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन जैसे ही 37 से आगे आपने टेम्परेचर और बढ़ाया तो धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होने लग गई, कम होने लग गई, और आखिर में 50 पे जब आप पहुंचे तो पूरी एक्टिविटी कम हो गई। मतलब वहां पर वो क्या हो गया, डीनेचर हो गया, तबाह हो गया। वैसे पीएच के मामले में जैसा जैसा आप पीएच इंक्रीज करते जा रहे हैं एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, 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 बढ़ रही है। जैसे ही यहां पर पहुंचा, यानी फॉर एग्जांपल कंसीडर करिए कि ये 7 पीएच है, ये पीएच है 1 और ये पीएच है 14, ठीक है। तो जैसे ही 7 पे आया तो उसकी, तो इसका मतलब 7 इसका क्या है, 7 पीएच क्या है इस एंजाइम का, ऑप्टिमम। ऑप्टिमम क्या है, यानी जिस पर वो क्या करेगा, खूब काम करेगा। लेकिन जैसे ही पीएच आपने बढ़ाए 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो पीएच जैसा जैसा बढ़ता गया उसकी एक्टिविटी कम होते चले गई। तो ये जो प्रॉब्लम है क्या, कि ये जो एंजाइम है ये इतनी ही हद पर या इतनी ही महदूद टेम्परेचर पे और पीएच पे अपना क्या कर सकता है, काम कर सकता है। बात समझ में आई। अगर उस टेम्परेचर में कमी या ज्यादती होगी तो एंजाइम काम, बात समझ में आया, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रही है बात, ठीक। नाउ दूसरा कि अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की मिकदार, हमने कहा कि 3 ऐसे फैक्टर है, 3 ऐसे जूस है जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, मुतासिर कर देते हैं, खराब कर देते हैं। उसमें से 2 की बात हमने कर दी, अब तीसरा कौन है, सबस्ट्रेट। कौन है, सबस्ट्रेट। अब हम क्या करें कि सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ने के साथ साथ जो खामरी तामुल है, यानी कौन सा एंजाइमेटिक जो रिएक्शन है उसकी जो रफ्तार है वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एंजाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है उसकी बात हो रही है, और यहां पर कौन है, सबस्ट्रेट। कौन है, सबस्ट्रेट। अब हमने जैसा जैसा सबस्ट्रेट यूज करें वैसा वैसे एंजाइम की जो स्पीड है वो क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, ठीक है। तो आखिरकार तामुल ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पर पहुंचता है,
ये जो v है, v का मतलब क्या है? v का मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। वेलोसिटी मतलब रफ्तार, वेलोसिटी मतलब रफ्तार। तो जो एंजाइम है उसकी रफ्तार जैसा जैसा सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाएंगे वैसा वैसा बढ़ते जाएगी। उसको यहां पर क्या कहा जाता है? वी मैक्स। क्या बोला जाता है? मैक्स मतलब मैक्सिमम, बहुत ज्यादा रफ्तार। अब इसके बाद क्या होगा? अगर सबस्ट्रेट की जो मिकदार है और बढ़ भी जाए तो रद्द अमल की रफ्तार नहीं बढ़ सकती, यानी जो रिएक्शन स्पीड है, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। इस वजह से क्या होगा कि जैसा जैसा आपने सबस्ट्रेट इंक्रीज करे, जैसा जैसा आपने सबस्ट्रेट इंक्रीज करे वैसा वैसा उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन एक हद के बाद वो स्पीड क्या होगी? सेम। यानी अगर यहाँ 70 की स्पीड हाईएस्ट है तो अब पूरा आप कितना भी सबस्ट्रेट ऐड करते जाओ उसकी स्पीड क्या रहेगी? 70 ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। उसको क्या बोला जाता है? वी मैक्स। क्या बोला जाता है? वी मैक्स जाता है, क्योंकि इतने एंजाइम के जर्रे मौजूद नहीं होते जितने के सबस्ट्रेट के, इसलिए कोई एंजाइम का जर्रा बचता ही नहीं जो कि सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सके? जुड़ सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने आप 10 लोग हैं, ठीक है? आप 10 लोगों को हर एक को एक एक गुलाबी जामुन दिए, यानी 10 गुलाबी जामुन दिए। आपको बोले 1 मिनट में एक गुलाबी जामुन खाना है। 10 लोग हैं तो 10 लोगों को 1 मिनट में 10 गुलाबी जामुन, तो क्या करेंगे? खा लेंगे। दूसरे मिनट में 20 गुलाबी जामुन दिए, मान लो सुफियान ने खा लिए। तीसरे मिनट में 30 दिए, अब चौथे मिनट में 4 दिए, अब पांचवें मिनट में 50 दिए। अब गुलाबी जामुन की तादाद बढ़ रही लेकिन खाने वालों की तादाद, वैसे ही एंजाइम की तादाद बढ़ रही क्या? नहीं, लेकिन सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ रही। तो इसलिए अब उस एंजाइम की इतनी ताकत है क्या, उसकी इतनी वेलोसिटी है क्या वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में करे? नहीं। जब तक वो एक को खाएगा तब तक दूसरा ऐड होता चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? एंजाइम एक सबस्ट्रेट को कर रहा है, उतनी देर में दूसरा और ऐड हो रहा है। अब दूसरा एक अकेला नहीं आ रहा, साथ में 2 आ रहे, 3 आ रहे, 4 आ रहे, लेकिन एंजाइम की क्वांटिटी एक ही है। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि एंजाइम की स्पीड धीरे धीरे सबस्ट्रेट, यानी आपने 1 ऐड करे तो ठीक है समझ में आया, 2 ऐड करे तो समझ में आया, 3 ऐड करे तो समझ में आएगा। अब 4 5 जितने भी ऐड करेंगे तो उसकी स्पीड उतनी है। वो एक ही खा सकता, 4 में से एक ही खाएगा, 5 में से एक ही खाएगा, 6 में से एक ही खाएगा। आपने 10 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, वो सिर्फ क्या खा सकता है? एक, यानी उसकी सिर्फ स्पीड क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। अब आप चाहे कितने भी सबस्ट्रेट ऐड कर दो वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं कर सकता। समझ में? एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, आपने उसको एक ईंट दी, उसने उठाया रख दिया। दूसरी ईंट दिए, उठाया रख दिया। तीसरी ईंट दिए, उठाया रख दिया। चौथी देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। पांचवी देंगे तो 2 लेगा, लेकिन 2 लेके रखेगा उसमें से हर 5, फिर 6 रखे उसमें से 2 लेकर गया, फिर आपने 7 रखे उसमें से भी 2, तो उसकी ताकत कितने की है? 2 की है। तो वैसा यहाँ एंजाइम की जितनी ताकत है एंजाइम उतना ही काम करेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ेगी तो एंजाइम के ऊपर क्या हो जाएगा? बर्डन, इसलिए वो अपना काम, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एंजाइम का क्या हो जाएगी? जो साख्त है वो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। यानी एंजाइम की जो स्पीड है वो धीरे 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 क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। यानी वो उस लेवल पे जाने के बाद सिर्फ स्टडी रहेगी, यानी वो उतना ज्यादा काम नहीं कर सकेगा। समझ में आया? नो, एंजाइम जो होता है ये कुछ कीमियावी अशिया के साथ भी जुड़ सकता है। यानी एंजाइम क्या कर सकता है? कुछ केमिकल के साथ भी जुड़ सकता है। जब ऐसी अशिया के साथ जुड़ने की वजह से, अगर एंजाइम किसी ऐसी अशिया के साथ या केमिकल के साथ जुड़ता है जिसके साथ जुड़ने की वजह से उसकी जो रफ्तार है, जो एंजाइम है उसकी जो रफ्तार है या जो एंजाइम है, अगर वो रुक जाता है, यानी वो केमिकल के साथ जुड़ा और केमिकल के साथ जुड़ने की वजह से क्या हो गया? वो जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? स्टॉप हो गई, या उसकी एक्टिविटी क्या हो गई? रुक जाती है। दैट टाइम हम उस अमल को क्या कहते हैं? इनहिबिशन। क्या कहते हैं उसको? इनहिबिशन। क्या कहते हैं? इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब रुकना या रुक जाना।
उसको क्या कहा जाता है? इनहिबिशन। और जो कीमियावी चीज है उसको कहा जाता है इनहिबिटर। क्या कहा जाता है उसको? इनहिबिटर। यानी फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब इस एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ साथ और कौन आ गया? इनहिबिटर। ये इनहिबिटर जब इस एंजाइम के साथ आके बाइंड होता है तो ये एंजाइम क्या कर रहा होता है? ये एंजाइम क्या बना रहा होता है? एंजाइम प्लस क्या बना रहा होता है? प्रोडक्ट। लेकिन सबस्ट्रेट की जगह कौन बाइंड हो गया? एंजाइम इनहिबिटर। अब एंजाइम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, यानी एंजाइम का जो काम हो गया वो क्या हो गया? रुक गया। इसलिए उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इनहिबिशन। क्या बोला जाता है? इनहिबिशन। क्या हम कहेंगे? रुक जाना, रुक जाना। समझ में आया? 10 गुलाबी जामुन, 10 लोग, आपने क्या करे? पहले 10 गुलाबी जामुन दिए, खा लिया। 20 दिए, खा लिया। 30 दिए। लेकिन अब आपने क्या करे? एक गुलाबी जामुन दिए और साथ में एक जग पानी दे दी। अब खाता भाई? नहीं खाता। तो जग का पानी क्या हो गया? इनहिबिटर। क्या हो गया? इनहिबिटर। और इस अमल को क्या बोलेंगे? इनहिबिशन। क्या खालिद का दिमाग खराब चल रहा था भाई अभी। बात समझ में आई? अक्सा, अजका, साजिदा, सफिया, बात समझ में आई बच्चों? ठीक। एग्जाम्पल समझ में आ रही ना? कि एग्जाम्पल सर के ऊपर से जा रही। गुलाबी जामुन, मिठाई, पेड़े, पानी, खाना। तुम लोग घर पे थे, तुम लोग आजू बाजू कुछ भी कर सकते हैं। ये बेचारों क्लास वालों का मसला है बस। अक्सा, फातिमा, सफिया। ठीक, बढ़ना है आगे। नाउ जब इनहिबिटर की साख बिल्कुल सबस्ट्रेट से मिलती जुलती होती है, कौन है? इनहिबिटर है, और उसकी साख किससे मिल रही है? बिल्कुल सबस्ट्रेट से मिलती जुलती है, तो उसे मुकाबला कुन इनहिबिटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुकाबला। देखो अब फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है, ठीक है। अब इस एंजाइम के साथ यहां पर बाइंड होने वाला कौन है? सबस्ट्रेट। और इस एंजाइम के साथ बाइंड होने वाला कौन है? इनहिबिटर। अब इत्तेफाक से क्या हो गया कि ये जो सबस्ट्रेट है और जो इनहिबिटर है, ये दोनों भी यहां के बाइंड हो सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा? इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन। क्या स्टार्ट हो जाएगा? मुकाबला, कि कौन जाकर वहां पर बाइंड होगा। अब हमने कहा कि ये कौन है? ये है इनहिबिटर, और ये कौन है? सबस्ट्रेट। तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में कौन जाकर बाइंड होगा? तो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट, इन दोनों में से यहां पर जाकर अगर बाइंड हो गया इनहिबिटर, कौन जाके बाइंड हो गया? इनहिबिटर, तब हम बोलेंगे कि ये जो मुकाबला है, ये जो मुकाबला है, ये जो कंपटीशन है, इसको बोलेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इस क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी ऐसा इनहिबिटर जिसका शेप किसकी तरह है? सबस्ट्रेट की तरह है, इसलिए इस अमल को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। आपके सामने गुलाबी जामुन, रसगुल्ला दोनों भी है। अब क्या मुकाबला है किसके बीच में? गुलाबी जामुन और रसगुल्ला। अब फॉर एग्जाम्पल आपको गुलाबी जामुन पसंद है, लेकिन आपको रसगुल्ला भी पसंद है, तो अब क्या हो गया? रसगुल्ला या गुलाबी जामुन, दोनों में से एक आपके लिए क्या हो गया? अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कि अब आपने अगर एक खा लिया तो दूसरा नहीं खा सकते, आप रुक जाएंगे। बात समझ में आ रही है? नाउ यकसानियत की वजह से इनहिबिटर, यकसानियत की वजह से मतलब दोनों का शेप क्या है? एक जैसा। इनहिबिटर का शेप किसकी तरह है? सबस्ट्रेट की तरह। तो सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम से जुड़ने के लिए वो क्या करता है? मुकाबला। फिर इसलिए सबस्ट्रेट क्या होता है? जुड़ नहीं सकता, इसलिए एंजाइम का काम क्या हो जाता है? खत्म। क्योंकि हमने पढ़ा अगर सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट। लेकिन अगर इनहिबिटर जुड़ा तो एंजाइम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? इनहिबिशन हो जाएगा। तो जब भी एंजाइम के पास इनहिबिटर आके बाइंड होता है तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्टॉप, रुक जाती है, वो कोई काम। तो अगर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों भी एक जगह आ जाए तो उन दोनों के बीच में क्या चलेगा? पहले
कंपटीशन, और अगर इनहिबिटर जाके एंजाइम के ऊपर बाइंड हो गया तो सबस्ट्रेट अब उसके साथ जुड़ नहीं सकता और इस तरह से अमल क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसलिए उस कंपटीशन को क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मिसाल के तौर पर मेलोनेट जो अपनी साथ में सक्सीनेट से मिलता जुलता है, तो क्या होगा, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के काम को वो क्या कर देता है, रोक देता है। अब आप बोलेंगे सर ये कौन कौन है, कहां से आ गए, हम लोग आगे चल के एक साइकिल पढ़ेंगे। उस साइकिल के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर हम दो नाम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मेलोनेट, दूसरे का नाम पढ़ेंगे सक्सीनेट, और तीसरा एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। क्या नाम है एंजाइम का, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। तो ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस का सबस्ट्रेट कौन है, सक्सीनेट, लेकिन उसका इनहिबिटर कौन है, मेलोनेट। तो अगर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के सामने ये दोनों भी आते हैं और अगर मेलोनेट इस पे आके बाइंड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन अगर सक्सीनेट आकर बाइंड होगा तो वो सक्सीनेट को क्या कर देगा, प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है कि अगर सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस के सामने उसका सबस्ट्रेट और उसका इनहिबिटर आ गया तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजन की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। क्यों, क्योंकि वो सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देगा। ठीक है, इस तरह के मुकाबलेगन कॉम्पिटिटिव रुकने वाले इनहिबिटर यानी जर्शुमे के जरिए होने वाले बीमारियों से रोकने के लिए क्या होते हैं, इस्तेमाल किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब साइंटिस्ट को ये बात समझ में आया कि यार कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो दूसरे को रोक सकता है, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने ये दिमाग लगाया कि अगर हमारे जिस्म के अंदर कोई बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को अगर हमको किल करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे केमिकल डाल दो जो उस बैक्टीरिया के बाइंडिंग को क्या कर दे, रोक दे, तो वो जिस्म में जाएगा ही नहीं और उससे कोई बीमारी होंगी नहीं। तो इस तरह से बीमारियों के इलाज में इस प्रिंसिपल को क्या किया गया, यूज किया गया। तो हमारे जिस्म में जो हम केमिकल दवाएं जो डालते हैं वो क्या करते हैं, वो दवाएं जाके बाइंड हो जाती हैं एंजाइम के ऊपर, यानी वो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया हमारे जिस्म में है उसके ऊपर वो जो दवा हम पीते हैं ना, वो दवा का जो मॉलिक्यूल है वो जाके वो ड्रग का मॉलिक्यूल उसके एंजाइम पे बैठ जाएगा। अगर जाके बैठ गया तो उसका एंजाइम क्या हो जाएगा, इनहिबिट, और अगर उसका एंजाइम रुक गया तो उसके बॉडी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, अलग अलग तांबुलात हो रहे हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, स्टॉप। इस तरह से उसकी क्या हो जाती है, मौत। हाँ, अब यहाँ ये जो जगह यहाँ हम जिस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं उस एग्जाम्पल में एंजाइम वहां पर क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, वो जिस्म से बाहर हो जाएगा। जैसा अब हमारे जिस्म में है कि आपने हमारे जिस्म में और अलग तरह के प्रोटीन ये चलते हैं, अलग अलग एंजाइम्स वगैरह काम करते हैं, तो उन एंजाइम को रोकने के लिए हम जो केमिकल यूज करते हैं कुछ देर तक वो काम रुका रहता है, बाद में फिर दोबारा शुरू हो जाए। बाद में इनहिबिटर की लेवल खत्म हो गई तो वो खुद खत्म हो जाता। समझे? नाउ क्या टाइम हो रहा देखो जरा, 6:53 हो रहे ना, 6:05 हो रहे, 5 मिनट हो रहा, हाँ कोई टेंशन नहीं, हो जाता। नाउ एंजाइम्स की दर्जाबंदी और उनके नाम रखने का उसूल। हमारे पास कुछ एंजाइम है, उन एंजाइम की क्या की गई है, दर्जाबंदी की गई है और उनके कुछ नाम रखे गए। तो उसके उसूल क्या है, तो हम ये कहते हैं कि आज तक हमारे पास हजारों एंजाइम्स हैं जिनकी क्या हुई, दरियाफ्त हुई, जिनको मालूम किया गया, जिनकी डिस्कवरी हुई, और इनमें से ज्यादातर जो एंजाइम्स है उसकी दर्जाबंदी उनके तामुलों की बुनियाद पर, यानी वो किस तरह की रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, अमल अंजाम दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर रखी गई है। आमतौर पे जिनको हम क्या कहते हैं, कैटालाइज, क्या कहते हैं हम उसको, कैटालाइज, या हम उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, अमल अंगेज। याद आ रहा है, कैटालाइज करना या क्या बोलते हैं हम उसको, अमल अंगेज करते हैं। एंजाइम्स के आमतौर पे कितने ग्रुप हैं, 6। आमतौर पे जितने भी एंजाइम्स हैं उन एंजाइम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 6 ग्रुप्स में उनको डिवाइड किया गया। और ये जो 6 ग्रोह है ये 4 से 13 सब जमातों में क्या हुए, तकसीम किए गए, और ये एक 4 डिजिट वाले नंबर के मुताबिक नाम दिए गए, यानी इनको क्या कहा गया है,
4 डिजिट का, जैसा हम बोलते हैं ना कोड, वैसा इनको भी क्या किया गया है, 4 डिजिट का इनको क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। अब इनमें सबसे पहला एंजाइम का ग्रुप कौन सा है, इनमें सबसे पहला एंजाइम का ग्रुप है, उसका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज, या क्या नाम है, डिहाइड्रोजिनेज। पहला जो ग्रुप है एंजाइम का वो कौन है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। अब ये ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज किसको बोलते हैं, तो वो एंजाइम जो 2 सबस्ट्रेट, यानी ये एक सबस्ट्रेट है और ये दूसरा सबस्ट्रेट है, उनके दरमियान होने वाले ऑक्सीडो रिडक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं। यानी एक एंजाइम जो रहेगा वो रिड्यूस रहेगा, दूसरा एंजाइम क्या रहेगा, ऑक्सीडाइज रहेगा। तो उन दोनों के बीच में जब वो रिएक्शन करते हैं तो एक को वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, दूसरे को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो हमेशा वो कौन सा काम करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन से वाले रिएक्शन को अंजाम देते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आप बोलेंगे सर ये ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पहले ये तो बताओ, है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना, और रिडक्शन का मतलब होता है को जोड़ना। तो किसी चीज को वो अलग करते हैं और दूसरे के साथ ले आके जोड़ देते हैं, इसलिए उनको बुलाया जाता है ऑक्सीडो रिडक्शन। तो इसलिए उसका नाम क्या बना हुआ है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है। दूसरा एंजाइम है, उसको कहा जाए ट्रांसफरेज। क्या बोला जाता है इनको, ट्रांसफरेज। तो पहला क्या नाम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, या उसी को क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, आसान हो रही है, नमाज पढ़ के आते फिर उसके बाद बात करते। ठीक है, 5 से 6 मिनट में इंशाल्लाह ये लेक्चर खत्म हो जाता है हमारा नमाज के बाद। तो हमारा ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा आज इंशाल्लाह कंप्लीट। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज के बाद बात करते हैं बच्चों।